हेलो क्लास। वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस। राइट, टेक्निकल क्लासेस पे आपका बहुत स्वागत है। और यहाँ पे आज हम लोग जानेंगे हम लोग अपने नए सब्जेक्ट के बारे में। काफ़ी एक्साइटमेंट आप में भरा पड़ा होगा कि ये सब्जेक्ट क्या क्या है ना। बिकॉज नया जब भी सिलेबस आता है हम लोग के पास तो हम लोग को हमेशा ये चीज़ रहता है मन में कि भैया क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस में क्या मजा आएगा। तो मैं इस बेसिस पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जियो टेक्निकल, जिसको सॉइल मैकेनिक्स भी बोलते हैं, ये आपको नाम से पता चल ही रहा होगा। कंफ्यूज कभी नहीं होना। पहले तो बहुत बच्चों को ये नहीं पता चलता है जियो टेक्निकल क्या है, सॉइल मैकेनिक्स क्या है, जिसका फायदा कभी कभी वाइवा में उठा लेते हैं टीचर लोग। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स को ही जियो टेक्निकल सब्जेक्ट बोलते हैं। सॉइल मैकेनिक्स नाम अब थोड़ा सा आप लोग फेमिलियर फील कर रहे होंगे, है ना, कि सॉइल मैकेनिक्स, हाँ सॉइल का तो नाम सुना है। ऑब्वियस सा बात है, सॉइल मिट्टी, मिट्टी से तो सब वाकिफ होंगे ही। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स में और मैकेनिक्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही। बिकॉज हम लोग का थर्ड सेमेस्टर जो स्टार्ट होता है इसमें आपका बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगे। जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं सिविल का, राइट, वो सारे चीज़ स्टार्ट हो जाएंगे इसमें। और इसको मैं बहुत अच्छे से चाहता हूँ कि आपको अच्छे से एकदम इसमें पढ़ा पाऊँ। ठीक है, मैं हूँ आदित्य राज और मैंने अपना एमटेक एनआईटी पटना से किया है। और इस सब्जेक्ट में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा रहा, बिकॉज ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट भी था। तो बहुत मज़ा आता था इसमें, बहुत डीप जाता था, कहीं कहीं हर एक चीज़ में कंसेप्ट हो, क्वेश्चन हो। मतलब ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है। तो आपका भी आई गेस इस बेसिस पे अच्छे से हो, ताकि आपका भी ये फेवरेट टाइप का हो जाए। और नो डाउट बहुत कंसेप्चुअल है, रटने वाला चीज़ भी है, लेकिन अगर आप समझ के उस चीज़ को रटिएगा तो अच्छा से मजा आएगा। नो डाउट रटने कुछ कुछ फॉर्मूलाज आएंगे, बिकॉज यहाँ पे कुछ कुछ साइंटिस्ट का भी नाम आएगा। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ा होगा, राइट, तो केमिस्ट्री में बहुत सारा आया था ना साइंटिस्ट का नाम वगैरह। तो उसी हिसाब से यहाँ पे साइंटिस्ट लोग आते हैं जिन्होंने मतलब अपना डिस्कवरी किया सॉइल के अकॉर्डिंग, है ना। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फॉर्मूलाज दिया। ठीक है, वो आपको आगे पता चलेगा अच्छे से। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे इस सिलेबस को कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या क्रिटेरिया है। तो पहला चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो आपका नो डाउट 100 मार्क्स का है, जिसमें से 70 मार्क्स का आपका मेन पेपर रहेगा, है ना। तो हम लोग का पहला एम यही होना चाहिए। अगर आप यहाँ टेक्निकल क्लासेस से जुड़ रहे हैं तो माइंड में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला एम जो होता है वो आपका यही होना चाहिए कि भैया हमको 70 में 70 एनी हाउ चाहिए। बिकॉज हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं। जो बच्चे खुद से पढ़ते हैं वो लोग कुछ कुछ करके पास होने का सोचते हैं। जो बच्चे थोड़ा एफर्ट डालते हैं वो लोग सोचते हैं थोड़ा सा ज़्यादा नंबर आ जाए। लेकिन अगर आप टेक्निकल क्लासेस से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको फुल में फुल चाहिए, है कि नहीं। तो वही हमारा एम रहेगा कि भैया 70 का है तो 70 में से 70 का हमसे बनना चाहिए, है कि नहीं। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका तभी क्लियर होगा जब आपका कंसेप्चुअली हर एक चीज को आप एनालाइज कीजिएगा। मतलब हर एक चीज को आप समझ के सम पढ़िएगा, है ना। समझ के रटना बहुत ज्यादा अच्छा फील कराएगा आपको। कहीं पे भी कुछ भी आएगा तो आप नो डाउट आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, और मेरा एक जो सबसे मतलब जो सबसे बेस्ट चीज मेरा ये चीज लगता है मुझे कि अगर इस बेसिस पे आप इसे तैयार कीजिएगा तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिकॉज देखिए, ये सब्जेक्ट आप थ्रू आउट अपने कोर्स में एक बार पढ़िएगा, और आफ्टर कॉलेज आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, है ना। एंट्रेंस के एग्जाम बहुत सारे होते हैं, ये सब आप जानते ही हैं, अलग अलग। तो वहां पे भी आपको फिर से मान लीजिए टेक्निकल चीज का कोई भी फॉर्म आप भरे तो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन तो पूछेगा ही। तो उस चीज को कैसे अच्छे से करें, उस समय फिर आप कहीं जाइएगा जियोटेक, फिर कहीं पढ़ना है ये वो, तो वो चीज ना हो आपके साथ। तो एक ही बार लाइफ में एक ही बार सब्जेक्ट बनना चाहिए, है ना, और एक ही बार उस सब्जेक्ट का नोट्स अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ताकि वो लाइफ टाइम आपके साथ रहे। मेरे साथ भी सेम चीज था। मैंने एक नोट्स ऐसा प्रिपेयर किया अपना पहले से ही कि वो मुझे बस उसी में थोड़ा बहुत एडिटिंग करता गया। होता है ना, कहीं कुछ नया चीज जाना तो वहां लिख दिया। एक ही रखिए और उसको अच्छे से कीजिए। तो इसमें आपको लगेगा क्या, कुछ कुछ मैं बुक्स बता दूंगा आपको। हालांकि बीसी पूर्णिया जो बुक है वो बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। और आपको एक और चीज जो एक्स्ट्रा है, वो एक मोटा सा कॉपी लीजिएगा 400 पेज का, जो स्पाइरल वाला आपको पता आता है। वो चीज रखिएगा ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए सब्जेक्ट एक ही कॉपी में। दो कॉपी होता है ना, तो एक कॉपी कहीं गुम हो गया तो लगता है अरे यार अब क्या होगा, ऐसा टाइप का चीज। तो वो चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स का मतलब, सॉइल का मतलब लोग तो आप लोग सब लोग जान रहे होंगे। मैकेनिक्स बोलने का मतलब, मैकेनिक्स से आपको लग रहा होगा कि हाँ भैया कुछ फोर्स वोर्स का कुछ काम होगा। एग्जैक्टली फोर्स वगैरह का ही यहाँ पे काम है। तो आप सोचिए सॉइल मैकेनिक्स का मतलब क्या हुआ कि सॉइल पे कुछ फोर्स वगैरह लग रहा होगा, उसी को हम लोग को देखना होगा कि हाँ कैसे क्या क्या चीज है वहां पे। तो फोर्स के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं क्या होता है। और हाँ, एक जो सबसे बड़ा चीज मेरे क्लास में जो मैं हमेशा फील करता हूँ, जो आप लोग जो जिस प्रॉब्लम से गुजरते हो, वो है आपका
यूनिट्स यूनिट्स के साथ बहुत बच्चों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका आदत बचपन से ऐसा बना रहता है कि भैया हाँ ठीक है, नंबर आ रहा है, कैलकुलेट किए, ये लिख दिए, यूनिट छोड़ दिए। और आगे चल के आपको पता चलेगा, अब आप टेक्निकल जोन में घुस चुके हैं, ठीक है। अब बहुत सारे सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट्स आएंगे आपके लाइफ में, तो हर एक चीज में आप यूनिट्स में ही फंसोगे हमेशा। तो अभी से एक बात एकदम गांठ बांध लीजिए एकदम, जिससे जितना भी हो सकता है एकदम याद रखिएगा कि आपको नोट्स प्रॉपर बनाना है एक ही, और यूनिट्स हमेशा ध्यान में रखना है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट जैसे न्यूटन हो गया आपका, है ना। और अगर प्रेशर पूछे या स्ट्रेस पूछे तो उसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसे पास्कल बोलते हैं। ये सब चीज बेसिक बेसिक चीज है जो आपको अभी एकदम क्लियर कट होना चाहिए। ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इसके पहले आपका बेसिक्स ये सब चीज हमेशा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर देखते हैं हमारे टॉपिक्स यहाँ पे क्या क्या चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला जो हमारा यूनिट है वो है आपका ओवरव्यू ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोलने का मतलब क्या? वही सॉइल मैकेनिक्स। अब कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सॉइल मैकेनिक्स क्या है, जियो टेक्निकल क्या है, सेम सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो है वही सॉइल मैकेनिक्स, उसमें तो उसमें हम लोग नो डाउट, अब हम लोग किसी सब्जेक्ट का एंट्री कर रहे हैं तो उसके बारे में ऊपर से पहले जानेंगे ना कि भैया वो चीज़ एग्जैक्टली है क्या, वही सब चीज़। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला जो आपका है वो है आपका डेफिनेशन ऑफ सॉइल। फिर आता है डेफिनेशन ऑफ सॉइल, बोले तो सॉइल क्या चीज़ है, हर एक चीज़ उसके बारे में जानेंगे। तो वो अगले लेक्चर 1 में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से, यूनिट 1 जो स्टार्ट करेंगे, है ना। तो वो तो उसमें, और उसके बाद ऑन गोइंग होते रहेगा हर एक चीज़। दूसरा क्या है आपका 1.2 में, क्या आपका इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल इन सिविल इंजीनियरिंग। ऑब्वियस बात है मेरे भाई कि अगर हम लोग सिविल इंजीनियर हैं तो हमारे लाइफ में सॉइल का इंपॉर्टेंस क्या होगा। अब आप ही सोचिए, अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं है, सब्जेक्ट कुछ भी नहीं पढ़ा है कि नहीं। आप खुद सोचिए कि इस चीज का पढ़ने का जरूरत पड़ा क्या। जब आपको पता चलेगा कि हाँ ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तब आपको बहुत मजा आएगा कि अच्छा है, इसके बिना तो ये चीज हो ही नहीं सकता था। तब आपको फील आएगा, हमेशा फील लेके पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में हम लोग को जब भी सुपर स्ट्रक्चर बनाना हो, कोई भी स्ट्रक्चर बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, इवन छोटा सा घर भी बनाना हो, तो नीचे में क्या चीज पे बनता है? कोई भी चीज मिट्टी पे नीचे रहता है, राइट। उसे फाउंडेशन बोलते हैं हम लोग। तो नीचे जो मिट्टी रहता है, तो आप सोचिए क्या पूरे पृथ्वी पे या फिर इंडिया का ही ले, या फिर हम लोग पटना अगर जोन में, बिहार में ही हर जगह का मिट्टी सेम होगा क्या? इसकी होता है ना कि कहीं पे आप कितना भी लोग रहिए वो कभी धंसेगा नहीं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग जैसे फील करते हैं गंगा जी के अगल बगल वो मिट्टी धंसना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब के पीछे रीजन क्या है, वही सब चीज को इसमें जानना है कि भैया वहां पे क्यों ऐसा हो रहा था, यहाँ पे क्यों हो रहा था। तो धंसना जो होता है ना, उसी कंसोलिडेशन बोलते हैं, एक वर्ड है। अभी मैं कुछ भी आप लोग को एकदम लोड लेने का जरूरत नहीं है कि ये क्या बोल रहे सर। ये सब वर्ड आपको आगे अच्छे से धीरे धीरे सिस्टमेटिक वे में आपको समझ में आएगा, है ना, कि कंसोलिडेशन क्या है, ये क्या है, हर एक चीज। तो वही सब चीज आप सोचिए कि कहाँ पे मिट्टी का लेवल कैसा हो, कहाँ पे ज्यादा अच्छे से घर बन सकता है, वही सब चीज को देखना है, राइट। उसके बाद है फील्ड एप्लीकेशन। ऑब्वियस सा बात है कि फील्ड में जब भी हम लोग जो जाते हैं एनालाइज करने, मिट्टी है, मिट्टी को हाथ में लेंगे, आप लोग बहुत जगह देखे भी होंगे, बहुत जगह इंजीनियर लोग जो आके देखते हैं, तो मिट्टी को अगर हाथ में आप लीजिएगा तो उसके बाद आपको फील होगा, तो वहां पे मिट्टी का भी अपना अपना गुण होता है। देखते हैं ना, कभी कभी हम लोग को पता रहता है एज ए रियल लाइफ में, कोई मिट्टी में बहुत ज्यादा ही पानी होता है, कोई मिट्टी बहुत सूखा हुआ होता है ना, ये सब चीज। तो वो सब चीज एनालाइज करना पड़ता है कि भैया ये मिट्टी का क्या गुण है, ये मिट्टी का क्या गुण है, इसके अंदर ये चीज क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज है ना। अब आप लॉजिकली सोचिए, मिट्टी हम लोग जब उठाते हैं उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं दुनिया में 3 चीज होता है नॉर्मली, स्टेट ऑफ मैटर, नॉर्मली वैसे जो हम लोग को पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, राइट। मिट्टी तो आपका हो गया सॉलिड, उसके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, उस स्पेस में क्या क्या चीज हो सकता है? या तो आपका हवा हो सकता है, नहीं तो पानी हो सकता है ना। तो यही सब चीज पे पूरा आपका जितना भी गेम है, बस यही 3 चीज पे चलेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फील्ड एप्लीकेशन ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग फॉर फाउंडेशन डिजाइन। पेवमेंट डिजाइन बोलने का मतलब क्या? पेवमेंट जो हम लोग रोड वगैरह बनता है, ये सब चीज, राइट। फिर आते हैं हम लोग यूनिट 2, फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है। फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज बोलने का मतलब ये है, फिजिकल मतलब आप लोग जान रहे हैं फिजिकली सॉइल को दिखने के बाद उसका क्या क्या गुण है, देख के क्या क्या फील होता है कि वो मिट्टी कैसा है, उसके अंदर क्या क्या गुण है मौजूद, वो सब के बारे में हम लोग को जानना है। और यहाँ पे इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इंडेक्स प्रॉपर्टीज वहाँ पे सॉइल को है ना, सॉइल जो मिट्टी है इसको बहुत सारा चीज में बांट दिया गया है। जैसे पूरे पृथ्वी को कैसे बांट दिया गया है, इंडिया, अमेरिका,
रसिया, ये सब चीज़ है ना, उसी हिसाब से मिट्टी को भी हर एक चीज़ में बाँट दिया गया कि भैया अगर ये चीज़ ला रहे हो तो इसको इस ज़ोन में रखेंगे, ये चीज़ ला रहे हो तो ये ज़ोन में, है ना? अच्छा मिट्टी, मेही मिट्टी, मोटा मिट्टी होता है ना, ये सब चीज़ टाइप का। अलग-अलग टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है? फिर आपका उसके बाद है, देखिए यहाँ पे जैसा देखो बताया जा रहा है सॉइल एज अ थ्री फेज सिस्टम। अब आपको थोड़ा बहुत फील हो रहा होगा, अच्छा हाँ अभी तो सर ने बताया था थ्री फेज, याद है मैंने अभी कुछ देर पहले मेंशन किया था सॉलिड लिक्विड गैस, है ना? तो वही थ्री फेज के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि उस चीज में किस मिट्टी में कितना हवा ज्यादा है, कितना पानी कम है, वही सब चीज को देखना है। समझ रहे हैं ना? ठीक है। फिर वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो उसी को बोलते हैं जो मिट्टी के बीच में जो स्पेस है उसमें या तो हवा होगा नहीं तो पानी होगा, तो कितना हवा है ना, कितना हवा है उस चीज को वॉइड रेशियो, और उस बेसिस पे आगे और भी डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग टाइप के चीज वहां पे क्या क्या पाए जाते हैं उसे भी देखना रहता है, ठीक है? तो आपका वॉइड रेशियो हो गया, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड डेंसिटी इंडेक्स, ये सब पढ़ के अभी लोड एकदम नहीं लेना, हम लोग एकदम सीढ़ी जैसे चलते हैं ना उसी टाइप से देखते जाएंगे, एक एक चीज को समझते जाएंगे अच्छे से। अभी बस ये बात में माइंड रखिए कि हाँ कुछ मिट्टी है उसके अंदर कोई कोई तीन चीज होता है, उसी के रिगार्डिंग हम लोग को डीप डाउन पढ़ना है। पहला यूनिट जब आप कीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कुछ चीज हम लोगों ने जाना, उसके बाद आपका बेस तैयार हो जाएगा, फिर आप लोग घुसिएगा यूनिट 2 में, तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा हर एक चीज़। उसी हिसाब से फिर यूनिट 3, फिर यूनिट 4, यूनिट 5 ऐसे ही करके डिज़ाइन ही किया जाता है हमारे सब्जेक्ट को, ताकि कोई कठिनाइयाँ नहीं आए हमें, है ना? तो यूनिट 1 पढ़िएगा तो आपका बहुत सारा चीज़ क्लियर होने के बाद यूनिट 2 में आइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो ओवरऑल मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ बिकॉज नो डाउट आपके लिए भी ये चीज़ नया है। स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ा था बहुत पहले तो मेरे लिए भी नया था, है ना? तो ये चीज़ मुझे अच्छे से पता है कि बच्चों को किस वे में पढ़ाएं ताकि उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास, बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, ये सबसे एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मल से बस एक बात ध्यान में रखिए कि वेट का कुछ बात चल रहा है कि क्या वेट होगा, कैसे कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना? ये सब चीज़ के बारे में देखना है। फिर आता है आपका, ये सब चीज़ देख ही रहे हैं आप लोग, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, सिंकेज लिमिट, ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप यूनिट 2 में जाइएगा तो आपको बहुत मजा आएगा इस तीन चीज़ में। इसका एक ग्राफ बनेगा और वो ग्राफ में आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है? वो ग्राफ में आप लोग देखिएगा कि कैसे ये तीन चीज़ डिवाइडेड है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, है ना? जैसे कि आप देखिए हम लोग जब मिट्टी में थोड़ा पानी डालते हैं तो मिट्टी थोड़ा सा क्या होता है, नहीं होता, थोड़ा सा वो स्मूथ हो जाता है। मतलब पहले मिट्टी रफ था, पानी दिए थोड़ा सा स्मूथ हो गया, और पानी दिए और स्मूथ हो गया, और बहुत पानी दिए तो पूरा स्मूथ हो गया। वही तीन चीज को बोला जा रहा है यहाँ पे, है ना? तो पहला आपका क्या क्या था यहाँ पे, ये चीज लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, सिंकेज लिमिट, ये जब आप जाइएगा अंदर तो आप देखिएगा वो लिमिट, इन्हीं तीनों लिमिट को डिफाइन किया गया है तीन चीज में, है ना? कि पानी क्या क्या बेसिस पे चल रहा है, ठीक है? वो चीज आगे जाके आपको अच्छे से क्लियर होगा कि भैया लिक्विड लिमिट क्या है, श्रिंकेज लिमिट क्या है, और आपका प्लास्टिक लिमिट क्या है। एक बहुत बेसिक सा ग्राफ है, वो ग्राफ एकदम आपके माइंड में छप जाना चाहिए, बहुत मजा आएगा उस चीज में, हम लोग समझेंगे। बस अभी माइंड में ये चीज रखिए कि हाँ सर ने बताया था कि मिट्टी में जब आप ही खुद ही सोचिए, मिट्टी में जब आप पानी डालते हैं तो वो पहले थोड़ा सा पिघलता है, फिर लगता है नहीं अभी भी भाई सख्ती है, थोड़ा सा और डाले तो और पिघलता है, फिर और ज्यादा पिघल जाता है। समझ रहे हैं ना? इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं आटा का। आटा जब हम लोग गूंथते, सपोज कीजिए आपकी आटा आपका मिट्टी है, ठीक है? आटा कभी कभी नहीं बोलते अरे यार आटा गीला हो गया, इसका मतलब क्या, वो प्लास्टिक लिमिट में चला गया, है ना? समझ रहे हैं ना? पूरा फैलने लगा, उस चीज को बताया जा रहा है। आटा सख्त है मतलब और पानी चाहिए, तो वो पानी जहाँ पे हम लोग गुनना स्टार्ट, मतलब जहाँ पे प्रॉपर हो जाता है उसको एक बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे बोल सकते हैं लिक्विड लिमिट, जहाँ पे प्रॉपर गुन के हम लोग खाते हैं रोटी नॉर्मली। और अगर आटा बहुत ड्राई टाइप का है तो वो आपका दूसरा लिमिट में आएगा। तो बस ये एग्जांपल देके मैं समझाना चाह रहा था, आगे जब डीप जाएंगे तो बहुत मजा आएगा इसमें, ठीक है? फिर आता है आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। सही बात है भैया, अब मिट्टी में पता है हम लोग को बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होंगे, उसके मतलब वो जो उसका साइज प्रकार होता है, कोई बहुत छोटा होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत, तो उसको अलग अलग चीज में डिफाइन किया गया है ना? जैसे कि हम लोग का है, हम ही लोग का बात कीजिए इंसान का, तो इंसान का एज जिसका 20 से ज़्यादा होता है उसे हम लोग आदमी बोलते हैं, 10 से ज़्यादा होता है उसे लड़का बोलते हैं, और 10 से कम होता है उसे बच्चा बोलते हैं। उसी हिसाब से सॉइल जो है उसको भी डिफाइन किया गया कि भैया इसका ये साइज होगा तो ये बोलेंगे, ये साइज होगा तो ये बोलेंगे, ठीक है? उसी चीज को देखना है आगे। फिर आता है आपका परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, है ना? तो इस वर्ड पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है।
ठीक है। यहाँ पे देखिए इस वर्ड का क्या मेन मतलब है। परमिएबिलिटी मतलब आपका होता है, परमिएबिलिटी मतलब कितना इजीली कोई चीज किसी में जा सकता है। जैसे कि सपोज एक हॉल है, हॉल सिनेमा हॉल तो जाते ही होंगे आप लोग, नो डाउट। उसमें जब आप दरवाजा खोलते हैं, अगर दरवाजा पतला हो तो, और दरवाजा के पीछे हो 100 आदमी 200 आदमी, तो उसमें बहुत धीरे धीरे जा पाइएगा ना। और वही अगर उसमें 4 दरवाजा हो जाए तो थोड़ा सा इजिली जा पाइएगा, है ना। तो वही चीज है कि सॉइल के अंदर पानी है ना, पानी कितना इजिली जा पा रहा है या हवा कितना इजिली जा पा रहा है, उसी चीज को परमिएबिलिटी कहते हैं कि परमिएबल कितना है ना, आना जाना कितना इजिली हो सकता है। परमिएबिलिटी से याद रखिएगा एक चीज कि भैया आना जाना कितना हो सकता है उस चीज में, उसी को बोला जाता है परमिएबिलिटी। ठीक है। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इस वीडियो की स्टार्टिंग में, कि भैया डार्सी एक साइंटिस्ट हैं। मतलब डार्सी और डार्सी हैं, फिर और भी आपका तहजागी हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें आएंगे 3-4, जिसमें से मेन जो है तहजागी, आपको उनसे प्यार हो जाएगा बिकॉज उनका बहुत सारा फॉर्मूलाज आपके कॉपी में अभी से लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है, आप लोग को एकदम कभी नहीं भूलिएगा जिंदगी में उनका नाम। जैसे अभी न्यूटन तो आप सबको पता ही होगा, उस हिसाब से तहजागी आपके लिए हो जाएंगे। डार्सी भी है, डार्सी का ठीक ठाक था, उतना भी कोई खास रोल नहीं था। फिर आता है आपका, अब देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग अफेक्टिंग परमिएबिलिटी, कि भैया परमिएबिलिटी जो आदान प्रदान हो रहा था, इधर आना अंदर जाना बाहर जाना, है ना, उसको क्या क्या चीज इफेक्ट कर सकता है। आप ही सोचिए, हॉल में जब आप जा रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, अगर वो दरवाजा का छोटा सा स्पेस हो तो बहुत दिक्कत होगा, और अगर बड़ा स्पेस हो तो इजिली जा सकते हैं। तो वही सब देखा जा रहा है कि भैया आपका क्या क्या चीजें हैं जो इफेक्ट कर सकता है सॉइल को परमिएबल परमिएबल होने से, है ना। फिर आपका फिर आपका यहाँ पे है डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। ये सब चीज बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए ये यूनिट 3 कब आएगा, आपका यूनिट 2 पढ़ने के बाद। तो बहुत सारा आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका रहेगा, तो ये सब चीज बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, आगे हम लोग को इसमें बहुत मजा आएगा। फिर आता है आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं हमेशा ये चीज बताते जाऊंगा आपके नोट्स में कि भैया मार्क करना एक होता है ना एग्जाम में। आजकल के समय में वही लोग ज्यादा अच्छे से एग्जाम निकालते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। हार्ड वर्क तो सब कर रहा है, हार्ड वर्क बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन स्मार्टली जो पढ़ता है उन्हीं का निकलता है। तो एक बात याद रखिएगा, माइंड में अपने लेवल पे प्रायोरिटाइज करना चीज़ों को। ये यूनिट 1 2 3 4 तो देख ही रहे थे, ये वाला यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक है, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल मतलब सॉइल कितना बियर कोई भी चीज़ कितना सह सकता है, कि भैया इतना लोड लगा देगो तो इतना हम सह लेंगे, इससे ज़्यादा लोड लगाओगे तो नहीं सह पाएंगे। वो चीज़ निकालना है कि नहीं, तभी तो हम लोग पता करेंगे या ये मिट्टी यहाँ ठीक है, यहाँ इतना सारा चीज़ हम लोग बना सकते हैं या नहीं बना सकते। राइट, समझ में आ रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके हम लोग करेंगे, जब हम लोग कॉपी में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, जब हम लोग कॉपी में अच्छे से पढ़ेंगे तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के अच्छे से देख के इसको एकदम अच्छे वे से करेंगे, है ना। माइंड में रहना चाहिए कि हाँ कौन कौन कितना वेटेज किसका है। ठीक है, इसमें आप लोग को मेनली आपको डील करना है स्ट्रेंथ, कि भैया सॉइल जो है मिट्टी, उसका अपना स्ट्रेंथ तो होगा ही, हर इंसान का स्ट्रेंथ होता है ना। उसी बेसिस पे मिट्टी का भी बहुत सारा स्ट्रेंथ होता है। तो मिट्टी का क्या स्ट्रेंथ एग्जैक्ट है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और वो कहाँ पे कितना चीज लगने के बाद वो फेल कर जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा जो हो गया आपका लिमिट, मैं 50 किलो से ज़्यादा नहीं उठा पाया सपोज, 55 पे मतलब मैं फेल कर गया, पस्त हो गई मेरी हालत। उसी हिसाब से मिट्टी का भी तो वैसा होगा, राइट, कि भैया वहाँ पे इतना दोगे, इससे ज़्यादा दोगे तो वो मिट्टी ढह जाएगा, कि भैया इससे ज़्यादा आप नहीं बनाओ। तभी तो कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शन होता है, 4 मंजिला है 5 मंजिला नहीं बना सकते, काहे कि वहाँ का मिट्टी उस लेवल का बना ही नहीं है। यही सब होता है बहुत जगह। ठीक है, आप लोग को धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। फिर आता है मोर कुलम फेलियर, ये भी एक साइंटिस्ट है, इनका भी योगदान था, क्या क्या योगदान था वो सब अच्छे से देखेंगे। अभी हम लोग को एकदम लोड नहीं लेना है कि भैया ये क्या क्या लिखा हुआ है, मैं इतने इजी वे में अच्छे से बताऊंगा कि आपको बहुत मजा आएगा, और हाँ बहुत इंटरेस्टिंग करके बताऊंगा, और प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स दे के अच्छे से समझाऊंगा, है ना। यूनिट 4 हो गया। फिर आपका आता है यूनिट 5, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, है ना। इसमें भी सेम चीज, जब आपको स्ट्रेंथ पता चल गया कि हाँ भाई मेरा स्ट्रेंथ इतना है ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब वो चीज क्या क्या चीज वो सह सकता है। जैसे कि देखिए पहला इसमें क्या है आपका कंसेप्ट ऑफ बियरिंग कैपेसिटी में, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। अब आप एक चीज देखिएगा, आपको ये दो वर्ड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ये मुझे मन तो था कि यूनिट 5 में बताऊंगा, लेकिन
ये दोनों वर्ड से मुझे थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज ये चीज़ आप जानोगे तो थोड़ा आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। तो यहाँ पे सीन क्या है कि अल्टीमेट और सेफ बियडिंग में, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सपोज कि कोई एक बच्चा है, ठीक है, वो बॉक्सिंग करने गया, बॉक्सिंग आप लोग जानते ही हैं, बॉक्सिंग करने गया, उससे अगर आप लोग 50 मुक्के मारिएगा तो वो 50 के बाद वो खड़ा नहीं हो पाएगा, वो मर जाएगा, ठीक है। 50 के बाद वो मतलब नहीं खड़ा हो पाएगा, वो उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और तो अगर हम लोग वो बच्चे को भेजेंगे कभी लड़ने के लिए, तो हम लोग रेफरी को क्या बोलेंगे कि भैया इसको 50 से ज़्यादा नहीं मारना, ठीक है। कि कुछ और मान लीजिए वो जो बच्चा है वो आपका भाई होगा, सपोज वो आपका भाई है, तो वो बच्चा जब आप रिंग में जा रहा है तो दिल से बोलिएगा, आप लोग क्या बोलिएगा रेफरी को कि भाई इससे 50 मुक्के मत मारना, या फिर कम करके बताइएगा, नो डाउट कम करके बताइएगा कि भैया इसको 30-40 मुक्के से ज़्यादा मत मारना, बिकॉज उसके बाद वो नहीं बचेगा। क्यों? बिकॉज हमें अंदर से पता है कि इसका मेन जो है स्ट्रेंथ वो 50 है, लेकिन हम लोग सेफ रहने के लिए उसको बता दिए कि भैया 30-40 मुक्के से ज़्यादा मत मारना। वही चीज़ सेम है यहाँ आपका सॉइल के साथ। अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम, कि मैक्सिमम कितना सह सकता है, अल्टीमेट हमें पता है। और सेफ बियरिंग कैपेसिटी मतलब जहाँ पे सेफ हो, अल्टीमेट हो गया एकदम हाई लेवल, और सेफ उसके नीचे, जैसे 50 मुक्का आपका अल्टीमेट हो गया, 40 उसके नीचे मतलब सेफ हो गया। वही चीज़ सेम यहाँ मिट्टी में भी है। इसका जब हम लोग कैपेसिटी निकालेंगे तो कितना कैपेसिटी प्रोवाइड करे कि बिल्डिंग बन सकता है, कितना कैपेसिटी और क्या दे कि कितना ऊपर से लोड लग रहा है ना। तो समझ में आया ना ये दो चीज़ कंसेप्ट, कि अल्टीमेट और सेफ का क्या है। ऐसा ही छोटा छोटा पॉइंट बहुत सारा आएगा, बहुत अच्छे से क्लियर कट होते हुए हम लोग को पढ़ेंगे उस चीज़ को, नो डाउट, ठीक है। फिर आपका यूनिट 5 के बाद यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे तरजागी के बारे में मैंने बताया था ना, अभी आपको बताया था ना कि तरजागी करके एक साइंटिस्ट है, उनका नाम फिर से आ गया। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, यही हैं हमारे तरजागी वाले, तरजागीज एनालिसिस एंड अजम्पशन, कि इनका तरजागी का क्या क्या, यही वो साइंटिस्ट है जिनके बारे में मैं अभी थोड़ा देर पहले जिक्र कर रहा था, ठीक है। उनका क्या क्या चीज़ था वो भी देखेंगे। फिर आपका आता है कंपेक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, ये आता है आपका यूनिट 6 में, कि भैया सॉइल का स्टेबलाइज होने के लिए क्या क्या चीज़ें हो, और कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्स मतलब कॉम्पैक्ट करना, कोई चीज़ को दबाना है ना, कि कैसे कैसे दबता है सॉइल, सॉइल दबेगा तो आप ही सोचिए उसमें से क्या क्या चीज़ निकल सकता है, क्या हमको पता है सॉइल बना हुआ क्या क्या चीज़ है, 3 चीज़, हवा, पानी, बस, और सॉलिड, सॉलिड तो खुद सॉइल ही है। तो उसमें जब दबेगा तो हवा पहले निकलेगा, फिर पानी निकलेगा, तो वही सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। थोड़ा बहुत आई नो, आई गेस आपको आइडिया हो रहा होगा कि हाँ भैया ये सब्जेक्ट में मज़ा आने वाला है बहुत। तो वही सब चीज़ को हम लोग देखेंगे अच्छे से, और ये वर्ड से डरना नहीं है, बहुत मज़ा आएगा अंदर जाएंगे तो, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे आपका लेक्चर 1 में, और वहाँ पे हम लोग यूनिट 1 को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे, है ना। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ के जानना, और नोट्स एकदम एक प्रॉपर बनाना है, ठीक है, ताकि उसमें, और हमेशा नोट्स बनाने के साथ साइड में थोड़ा स्पेस छोड़ा कीजिएगा, ताकि कभी हम लोग को कुछ चीज़ लिखना हो एक्स्ट्रा बाद में तो वो चीज़ वहाँ पे हम लोग लिख सकें, चाहे यूनिट हो चाहे इंग्लिश हो, बहुत बच्चों को इंग्लिश में भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी चीज़ वहाँ साइड में हम लोग लिखेंगे, राइट। तो बने रहें और लेक्चर 1 में फिर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।